Jai Jinendra, all of you. This is the second part of Section 54 exemption series of income tax. If you have not watched the first part, then go and watch out that video first. The link is given in the description box. In this video, we will discuss 4 sections of Income Tax Act 1961, that is Section 54D, 54F, 54EC and 54EE. Section 54 and Section 54B have been discussed in the first part of the video. So, starting with the main part of the video. Now continuing with the last video, next exemption is exemption under section 54D. यहाँ पर ये exemption तब मिलेगी जब ट्रांसफ़र हो रहा हो लैंड एंड बिल्डिंग का विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये ट्रांसफ़र हो रहा है बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन. तो यहाँ पर ये exemption मिलेगी ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. अब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये यूज़ होनी चाहिए फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years. मतलब कि यहाँ पर कंडीशन लगाइए यूज़ होनी चाहिए. अगर असेसी इसे ओन नहीं करता होगा, ओन केवल 1 साल के लिए करता होगा, लेकिन वो इसे यूज़ कर रहा है फॉर 2 years एंड फॉर बिजनेस पर्पस, देन उसे ये सेक्शन 54D की एग्जेम्पशन मिलेगी. अब ये एग्जेम्पशन मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इन्वेस्ट कहाँ पर करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग में. लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही थी लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, तो इन्वेस्ट भी लैंड एंड बिल्डिंग में कैसे करना पड़ेगा, शिफ्टिंग और री एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करे, या फिर सेटअप कर रहा है न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग तो उसकी लैंड एंड बिल्डिंग में, मतलब उसके लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग यूज़ होने वाली है उसमें इन्वेस्ट करे, तब जाके असेसी को सेक्शन 54D में एग्जेम्पशन मिलेगी. और क्या कंडीशन है कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र से विद इन 3 years उसको परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है. हम लोगों ने पुराने में देखा था कि 2 साल 3 साल का टाइम, या फिर केवल लैंड वाला जो एग्जेम्पशन थी उसमें केवल 2 साल का टाइम पीरियड था. लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, केवल लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की, तो इसलिए यहाँ पर परचेज और कंस्ट्रक्ट दोनों का टाइम पीरियड बढ़ा है क्या, 3 साल. और 3 साल के बाद जब उसने जो परचेज और कंस्ट्रक्ट करी है उसको उसे होल्ड करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. मतलब यहाँ पर लॉक इन पीरियड क्या हो गया अपना, 3 years. उसके अलावा कंडीशंस क्या हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दोनों के लिए अलाउड है ये एग्जेम्पशन. कोई भी असेसी इसे क्लेम कर सकता है, मे बी इट इज़ इंडिविजुअल और अ कंपनी. उसके अलावा एग्जेम्पशन जो होगी वो किस अमाउंट की होगी, कैपिटल गेन अमाउंट की होगी. मतलब कि जितना कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट करोगे उतनी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी. अब कैपिटल गेन इन्वेस्ट अगर कम करा है तो मतलब कि पूरे कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन नहीं होगी. यहाँ पर सेल कंसिडरेशन का कोई रोल नहीं है. या अगर ये कंडीशन ब्रीच करते हैं, मतलब कि लॉक इन पीरियड के अंदर अपन लोग एसेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जो हम लोगों ने कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करे थे पहले वो हम लोगों को डिडक्ट करेंगे न्यू एसेट की कॉस्ट में से. नई एसेट कौन सी, जो हमने नई लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करा है वो नई एसेट, उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी कॉस्ट में से हम लोग कैपिटल गेन जो हमने पहले एग्जेम्प्ट करे थे उन्हें डिडक्ट करेंगे एंड देन फिर न्यू एसेट का कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट एग्जेम्पशन इज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F. अब ये एग्जेम्पशन कब मिलेगी, जब ट्रांसफ़र हो रहा हो किसी भी एसेट का, लेकिन अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. किसी भी एसेट का मतलब कि प्लॉट ऑफ लैंड भी होगा तो उसके लिए भी आपको सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन मिल जाएगी. और ये जो एसेट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए. मतलब कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है. यहाँ पर एग्जेम्पन अवेल करने के लिए कंडीशन क्या है कि आपको इन्वेस्ट करना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में जो कि केवल इंडिया में ही लोकेटेड होनी चाहिए. अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो वो तो कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन इंडिया इन द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली. कंडीशन है कि ऑलरेडी होल्डिंग मैक्सिमम 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. मतलब कि आप ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो कर रहे हो लेकिन ऑलरेडी हो भी सकती है आपके पास, तो लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि केवल एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगी तो चलेगा. अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप 54F की एग्जेम्पशन नहीं ले सकते. अगर एक भी नहीं है तब तो ले ही सकते हैं. उसके अलावा क्या कंडीशन है कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र से पिछले 1 साल में आप परचेज़ कर सकते हो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो भी आपको 54F की मिल जाएगी एग्जेम्पशन. या फिर डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 2 साल के अंदर परचेज़ कर रहे हो, या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 साल के अंदर, तब जाके आपको सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन मिलेगी. उसके साथ 2 कंडीशंस और अटैच करी हैं कि आप फिर इन 2 साल में 3 साल में आप कोई एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते. कोई भी नहीं, चाहे आपके पास एग्जिस्टिंग में 1 हो 2 हो कितनी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज़ हो, लेकिन आप इन 2 साल और 3 साल में कोई भी एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी परचेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. केवल जो एग्जेम्पशन अवेल करने के लिए आपने परचेज करी या कंस्ट्रक्ट करी है केवल वही होनी चाहिए आपके पास. उसके अलावा एक और कंडीशन क्या है कि ये जो नया हाउस आप खरीदेंगे
जिस इन्वेस्टमेंट जिस हाउस में करेंगे उसका लॉक इन पीरियड है 3 साल तक, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन से विद इन 3 ईयर्स आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तभी आप एलिजिबल होंगे सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन के लिए। अगर आपने कंडीशन ब्रीच करी तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन ब्रीच मतलब आपने ट्रांसफ़र कर दिया एसेट को बिफोर द 3 ईयर्स कंप्लीशन, तो कैपिटल गेन जो आपके एग्जेम्प्ट हुए थे अर्लियर, मतलब कि नॉर्मल वाले जो कैपिटल गेन आपके एसेट ट्रांसफ़र पे हुए थे, वो कैपिटल गेन आपके टैक्सेबल हो जाएंगे इन द ईयर इन विच दैट न्यू एसेट इज सोल्ड, मतलब कि जिस ईयर में आपका नया एसेट बेचेगा उस साल में आपका कंडीशन ब्रीच हो गई, उसी साल में आपके वो जो कैपिटल गेन्स अर्लियर एग्जेम्प्ट हुए थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे एज अ कैपिटल गेन। हम लोगों ने जो और एग्जेम्पशन के सेक्शन देखे थे उनमें कैपिटल गेन को अगर हम लोगों को कंडीशन ब्रीच पे टैक्सेबल करना होता था तो नए एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एज अ कैपिटल गेन ही वो टैक्सेबल होंगे जो पुराने एग्जेम्प्ट हुए थे। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए ये एग्जेम्पशन है। उसके अलावा ये एग्जेम्पशन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, इसलिए केवल बात आएगी इंडिविजुअल और एचयूएफ की। एंड अनदर पॉइंट इज एग्जेम्पशन क्या होगी। अब यहाँ पर एग्जेम्पशन का तरीका बहुत अलग है। हम लोग औरों में देखते थे कि जो हम लोगों का एग्जेम्पशन है वो तब होगा जब कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसका होना चाहिए, सेल कंसिडरेशन का, मतलब कि जितना सेल कंसिडरेशन का अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो उसका हम लोग प्रपोर्शन निकालेंगे कि वो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का कितना बनता है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन। इसका मतलब आपने इतना % नेट सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करा, अब उतना ही प्रपोर्शनेट हम कर देंगे कैपिटल गेन्स का, तो अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, इतना हमारा एग्जेम्पशन का अमाउंट निकल जाएगा। और जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट किसका, नेट सेल कंसिडरेशन का, तो अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन का अनयूटिलाइज्ड अमाउंट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड देन टैक्सेबल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों का 2 साल और 3 साल तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, तो इतने में हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। तो अभी हम लोगों को अगर फाइलिंग ऑफ रिटर्न की ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) तक जो अमाउंट अनयूटिलाइज रह जाता है उसको हम लोग CGS अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे, और जो अमाउंट हम डिपॉजिट नहीं करा पाते टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) तो उसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे एज अ कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच दैट 3 ईयर्स विल एक्सपायर, क्योंकि 3 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है। Now next exemptions are exemption under section 54 EC and 54 EE. These two exemptions are very much similar. So firstly we will go for 54 EC and then after that what is different in 54 EE. So firstly 54 EC. यहाँ पर कोई भी एसएससी होगा उसको 54 EC की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एसेट क्या होना चाहिए, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ये पहले हुआ करता था कि ये एग्जेम्पशन सारे एसेट्स के लिए अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पर अब ये एग्जेम्पशन केवल लैंड ट्रांसफ़र हो रही हो या बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो रही हो या दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हो तभी 54 EC की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब आपको एसेट को ट्रांसफ़र करने के बाद इन्वेस्ट करना है कितने टाइम में, विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स इन्वेस्ट कहाँ करना है, बॉन्ड्स ऑफ NHAI, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना है विद इन 6 मंथ्स, तब आपको 54 EC की एग्जेम्पशन मिलेगी। और एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम 50 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, मतलब एक एसेट पे आपको मैक्सिमम 54 EC में 50 लाख तक की ही एग्जेम्पशन मिलेगी, चाहे आप उसे कैसे भी इन्वेस्ट करो। विद इन 6 मंथ्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और ये जो हम लोग एसेट खरीदेंगे, एसेट क्या, बॉन्ड्स जो हम खरीदेंगे, इसका लॉक इन पीरियड क्या होगा, 5 ईयर्स तक का, मतलब कि आप 5 ईयर्स में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको आपको ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। अब यहाँ पर एग्जेम्पशन किस अमाउंट की होगी, जितना कैपिटल गेन इन्वेस्ट करोगे उतनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी कैपिटल गेन्स की। तो यहाँ पर ये था सेक्शन 54 EC। अब उसके बाद 54 EE देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, केवल 3 पॉइंट्स ही अलग हैं। NESSE, यहाँ पर भी NESSE मतलब कोई भी 54 EE को क्लेम कर सकता है। एसेट, यहाँ पर कोई सी भी एसेट ट्रांसफ़र हो सकती है, यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग और या फिर दोनों लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र हो रही है तभी 54 EC मिलता था, लेकिन यहाँ पर कोई भी एसेट। उसके बाद इन्वेस्ट करना है विद इन 6 मंथ्स, यहाँ पर भी विद इन 6 मंथ्स ही आपको इन्वेस्ट करना था, लेकिन यहाँ पर करना था बॉन्ड्स में इन्वेस्ट। यहाँ पर इन्वेस्ट कहाँ करना है, यूनिट्स में, किसकी, स्पेसिफाइड फंड जो कि नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है, जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड फंड्स हैं। स्टार्टअप फंड सेटअप करती है गवर्नमेंट, उसमें उसकी यूनिट्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तब आपको 54 EE की एग्जेम्पशन मिलेगी।
एग्जेम्पशन का अमाउंट वही सेम है, मैक्सिमम 50 लाख आप क्लेम कर सकते हो पर एसेट ट्रांसफ़र के लिए। और लॉक इन पीरियड उसका होगा 3 इयर्स, वहाँ पर क्या था 5 इयर्स, यहाँ पर यूनिट्स खरीद रहे हैं और उनका लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। एग्जेम्पशन कितने की होगी, जितना कैपिटल गेन आप इन्वेस्ट करोगे उतने की आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो 3 पॉइंट्स में डिफरेंस था, एक तो एसेट, यहाँ पर कोई भी एसेट ट्रांसफ़र पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। इन्वेस्ट आपको यूनिट्स में करना है, स्टार्टअप फंड जो कि सेटअप बाय द गवर्नमेंट है, और यहाँ पर लॉक इन पीरियड होना चाहिए 3 इयर्स का। अब इन दोनों ही केस में देखें तो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। अब यहाँ पर जो ये सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स और या फिर यूनिट्स, अगर आप इनकी जगह मतलब इनको प्लेज करवा के अगर आप लोन वगैरह लेते हो इनके बिहाफ पे, तो उस केस में आपका कन्वर्जन माना जाएगा इन बॉन्ड्स और यूनिट्स का इनटू कैश, एंड अकॉर्डिंगली आपका माना जाएगा कि आपने कंडीशन को ब्रीच करा है। तो कंडीशन को ब्रीच करा है, इसका मतलब जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुए थे वो अब टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इनमें एक और चीज़ है कि आप 54 EC की भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं एंड 54 EE, दोनों की एक साथ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। 50 लाख इधर 50 लाख इधर, ये अलाउ है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर 54 EC में जो बॉन्ड्स है इन पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है IOS हेड में। That's all about section 54 exemptions. Stay connected for more such informative videos by subscribing our channel. Thank you. Bye bye.